अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासतदानों के मौक़िफ़ और बयानात इतनी तेज़ी से बदलते हैं कि गिरगिट भी सर पकड़ कर बैठ जाए। ऐसे ही एक हैरत अंगेज़ वाक़या आज हुआ जब मेरे कप्तान की तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा शीरी मज़ारी साहिबा बगावत के मुकदमात में दफ़ा 124A लगाने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गईं। डॉक्टर शीरी मज़ारी के वकील ने अपने दलाइल में कहा कि बगावत की दफ़ा 124A इजहार राय की आज़ादी सल्ब करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है और ये दफ़ा आईन पाकिस्तान में दिए गए बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शीरी मज़ारी की इस दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया। नाज़रीन, हैरत की बात यह है कि तहरीक इंसाफ की रहनुमा एक तरफ बगावत के मुकदमात ख़त्म कराने के लिए अदालत गई हैं और दूसरी तरफ मेरे कप्तान की गद्दार साजी की फैक्ट्री उसी रफ्तार से काम कर रही है। आज मोहतरमा शीरी मज़ारी ने 124A को काला कानून करार दिया और उन्होंने एक सवाल पर मियां नवाज शरीफ को गद्दार कहने से इनकार कर दिया। 2020 में मैंने क्लियर स्टेटमेंट दी थी कि ये का लॉ जो है ये ब्लैक लॉ है। क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुहिब्बे वतन है? देखिए, मुहिब्बे वतन और गद्दार में बहुत फर्क है। ये मैं नहीं कह रही गद्दार है। नाज़रीन, यही शीरी मज़ारी साहिबा जब वफाकी वज़ीर थी तो उस वक्त उनकी हुकूमत ने सियासी मुखालिफिन पर बगावत के मुकदमे बनाए थे। अक्टूबर 2020 में जब मेरे कप्तान वज़ीर आज़म थे और शीरी मज़ारी साहिबा उनकी काबीना में थी, उस वक्त 3 मरतबा के वज़ीर आज़म रहने वाले मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया था। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो 12 दफात लगाई गई थी उनमें 124A भी शामिल थी। जी, यही 124A जिसके खिलाफ शीरी मज़ारी साहिबा अदालत में गई हैं। नाज़रीन, ये अच्छी बात है कि मुखालिफिन को गद्दार ना कहा जाए, लेकिन शीरी मज़ारी साहिबा के लीडर और मेरे कप्तान तो मियां नवाज शरीफ को कई बार गद्दार कह चुके हैं। जब मेरे कप्तान की हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ पर मुकदमात बनाए थे, उस वक्त मेरे कप्तान ने मियां नवाज शरीफ को भारतीय लॉबी की हिमायत हासिल होने का इल्ज़ाम लगाया था। सुनिए, मेरे कप्तान ने कहा था, ये बड़ी डेंजरस गेम हो रही है। ये जो नवाज शरीफ खेल रहा है, ये बहुत एक खतरनाक पाकिस्तान की गेम के खिलाफ गेम खेल रहा है। इनके पीछे 100% मैं आपको वाजे कहता हूं कि इस तरह हिंदुस्तान इसकी पूरी मदद कर रहा है इसमें। नाज़रीन, बात सिर्फ नवाज शरीफ तक महदूद नहीं रही, बल्कि मेरे कप्तान की वजारत उज़्मा में ही मार्च 2021 को मौजूदा वफाकी वजीर और उस वक्त के MNA मियां जावेद लतीफ पर बगावत, गद्दारी और साइबर क्राइम एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। मेरे कप्तान के ही सुनहरी दौर में उस वक्त के वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राजा फारूक हैदर के खिलाफ भी बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। ये दोनों मुकदमात भी उस वक्त बने जब शीरी मज़ारी साहिबा वफाकी वजीर के ओहदे पर फाइज थी। उस वक्त शायद ये मुकदमे जायज़ थे और अब नाजायज़ हो गए हैं। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ के जिन बयानात पर मेरे कप्तान ने भारतीय हिमायत हासिल होने का इल्ज़ाम लगाया, उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक बयानात मेरे कप्तान खुद दे चुके हैं। ये मेरे कप्तान है जो दूसरों को मीर जाफर और मीर सादिक करार देकर भी मुहिब्बे वतन है। अलबत्ता ये सहूलत दूसरे सियासतदानों को हासिल नहीं। सुनिए मेरे कप्तान इस बारे में क्या कहते हैं। अमरीकनों ने वहां से बैठ के यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक के साथ मिलके एक वो हुकूमत को हटाया जिस हुकूमत ने वो पाकिस्तान उसको मिला जो बैंकरप्ट था, उसका दिवालिया निकाल दिया था इन डाकुओं ने। नाज़रीन, सियासी मुखालिफिन को गद्दार करार देना तो अब मेरे कप्तान की रिवायत बन चुकी है। शायद ही कोई तकरीर ऐसी हो जिसमें मेरे कप्तान के मुखालिफ सियासतदान गद्दार और चोर के लक़ब से बच सके हों। सुनिए मेरे कप्तान अपने मुखालिफिन इस तसलसल के साथ चोर और गद्दार कहते रहे हैं। मैं आज आपको कह रहा हूँ, जिधर भी आपको दुनिया में पाकिस्तानी मिलेगा वो आपके ऊपर 2 लफ्ज कहेगा, चोर और गद्दार होगा। सारी दुनिया में चले जाओ, जिधर पाकिस्तानी है तुम्हें एक ही आवाज आएगी, चोर, और एक दूसरी आवाज आएगी, गद्दार। नाज़रीन, मेरे कप्तान की तो 2 तेज तकरीरों का सिलसिला जारी हो सारी है, लेकिन उनकी खिलाड़ी शीरी मज़ारी की पॉलिसी में तब्दीली पर अवाम 5 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, साहिबा 124A के अब खिलाफ हुई हैं या अपनी वजारत के ज़माने में भी इस कानून के खिलाफ थी। सवाल नंबर 2, जब मियां नवाज शरीफ के खिलाफ 124A का मुकदमा बना था तो क्या शीरी मज़ारी ने उसकी मुखालफत की थी। सवाल नंबर 3, क्या शीरी मज़ारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह दरख्वास्त मेरे कप्तान से पूछकर दायर की है। सवाल नंबर 4, आज शीरी मज़ारी ने मियां नवाज शरीफ को गद्दार कहने से इनकार कर दिया, क्या इसे तहरीक इंसाफ की पॉलिसी में तब्दीली समझा जा सकता है। सवाल नंबर 5,
सियासी मुखालिफिन को गद्दार कहने से गुरेज ही बेहतर है। जो बात शीरीन मज़ारी साहिबा को समझ आ गई है वो मेरे कप्तान को आखिर क्यों समझ नहीं आ रही। इन तब जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शीरीन मज़ारी साहिबा की जानिब से आज कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर की गई कि बगावत की जो शिक है वो आइन से मुतसादिम है और इसे कलम करार दिया जाए। फैसला इसके ऊपर महफूज हो चुका है, लेकिन मैंने जिस तरह कहा कि अब जाके इस बात का एहसास हुआ है कि ये काला कानून है और इस कानून के बड़े नुकसानात हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत में इस कानून का बेदरेग इस्तेमाल भी किया गया है। बहरहाल इमरान खान साहब अब एक तहरीक के दूसरे फेज़ के अंदर जाने लगे हैं। कल उन्होंने रहीम यार खान में जलसा करना है और अपने आगे के लाए अमल का वो ऐलान करने जा रहे हैं। आज उन्होंने ख़वातीन के कन्वेंशन से भी खिताब किया और उन ख़वातीन को ये कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर आप अपनी तैयारी पकड़ लें, क्योंकि मैं कॉल देने जा रहा हूं। मोस्ट प्रॉब्ली कल शायद वो इस बारे में एक वाज़ेह पैगाम जो है वो देने जा रहे हैं, वाज़ेह ऐलान करने जा रहे हैं कि अब आगे का लाए अमल क्या होगा। हुकूमत के लिए मुश्किल वक्त आने वाला है, हुकूमत के लिए आने वाले हफ्ते मुश्किल तरीन साबित हो सकते हैं। साथ ही साथ ये खबरें भी गर्म हैं कि इसहाक डार साहब की वापसी होने जा रही है और इसहाक डार साहब अगर आएंगे तो वजारत खजाना का कलमदान जो है वो उनके हवाले किया जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो उसमें भी पहले साल के अंदर ही वजीर खजाना तब्दील हो गया था। PDM की हुकूमत को भी अभी 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ और यहाँ पे भी वजारत खजाना की तब्दीली की बातें जो है वो शुरू हो चुकी हैं। साथ ही साथ इमरान खान साहब के लिए खुशखबरी आई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उन्होंने जो माजरत की जिसे माफ़ी तसव्वुर ना किया जाए, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो कुछ कहा गया है हम उससे मुतमईन नज़र आते हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब की कॉल आती है तो हुकूमत कितनी गैर मुतमईन होगी। सबसे पहले जरा इसके ऊपर बात करते हैं। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मुस्लिम लीग नून से हिना परवेज़ भट्ट साहिबा आज मेरे साथ स्टूडियो के अंदर ही मौजूद हैं। PDM के तर्जुमान हाफिज़ हमदुल्ला साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब भी आज हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं। अतर काज़मी साहब, सबसे पहले मैं ज़रा आपसे पूछना चाहूँगा, इमरान खान साहब कल एक जलसा करने जा रहे हैं और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अक्टूबर के हवाले से किसी डेट का वो ऐलान करेंगे। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब की ये कॉल जो 25 तारीख की जो पहले एक कॉल हुई थी जिसमें उस वक्त ये क्लेम किया गया था कि 20 लाख लोग आएंगे, वो 20 लाख लोग तो नहीं आए थे, कितना फ़र्क होगा इस बार अगर इमरान खान साहब कॉल देते हैं और क्या वो आपकी नज़र में अपने ऑब्जेक्टिव्स में कामयाब हो पाएंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मंसूर भाई। उस पे आने से पहले छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा। आपने जिक्र किया कि इमरान खान अपने सियासी मुखालफिन को गद्दार कहते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये हम इसकी एक सियासी तारीख है हमारे मुल्क में। अगर इमरान खान किसी को गद्दार कहते हैं और उसका हमने जिक्र किया, तो जो किसी दूसरे को मोदी का यार कहते थे, तो वो जो मोदी का यार था वो पाकिस्तान की जोग्राफियाई और जो दीगर जो सरहदें नजरियाती उनका मुहाफिज था, या फिर जो इसराइली वजीफों पे पलने वाले वो भी मुहिब वतन थे या गद्दार थे। तो मसला ये है कि हर कोई अपने अपने तरीके से दूसरे के ऊपर इस किस्म के इल्जामात लगाता है। अनफॉर्चुनेट है, सियासत में नहीं होना चाहिए। मैं आपसे एग्री करता हूं इसके ऊपर। जहां तक ये ताल्लुक है कि खान साहब जो अक्टूबर में कॉल देने जा रहे हैं, उनकी जमात का ये मौकिफ है, वो ये समझते हैं इस वक्त के जो पंजाब के अंदर हुकूमत है और जिस किस्म की रुकावटें 23-24 तारीख की रात को वहां पर डाली गई, 4000 के करीब छापे मारे गए, तो उस किस्म की सूरत हाल नहीं होगी और हम कोई मैस मोबिलाइजेशन करेंगे। लेकिन इस हवाले से मैंने भी 4-5 दफा उनसे पूछा है कि एग्जैक्ट आपका प्लान क्या है, कि आप इस्लामाबाद आएंगे या मैस मोबिलाइजेशन का ये मतलब है कि आप पूरे मुल्क को जैम करेंगे, क्या करेंगे? तो वो हतमी तौर पे तो कुछ नहीं बता रहे, लेकिन वो ये समझते हैं कि माजी की निस्बत ये जो इस दफा जो मोबिलाइजेशन होगी आवाम की, वो बहुत ज्यादा होगी और अनप्रेसिडेंटेड होगी और पाकिस्तान ने कभी भी कोई ऐसी चीज विटनेस नहीं की होगी। ये उनका मौकिफ है। आप वो इसमें किस हद तक कामयाब होंगे, जो मेरा जाती राय है, मेरे ख्याल में जो 24-25 तारीख मई को जो हुआ उससे ज्यादा लोग निकलेंगे, क्योंकि इस दफा पंजाब के अंदर उस तरह हमें रुकावटें नजर नहीं आ रही। अच्छा अतर साहब, ये आपने जो शुरू में पहले बात की कि जी जो ये लोग मोदी का यार कहते थे, अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले, ये इस किस्म की बातें करते थे, तो इस बुनियाद के ऊपर क्या इमरान खान साहब अगर किसी को गद्दार करार देते हैं तो वो ठीक करते हैं? मैंने कहा ना मंसूर भाई, वो तो मैंने शुरू में कह दिया कि इंतहाई अनफॉर्चुनेट है। सियासत को इस नहज पे नहीं जाना चाहिए। अच्छा। कोई भी शख्स यहाँ पे ना गद्दार है ना कोई किसी से दूसरा बुरा मुसलमान है, लेकिन इस वक्त जो आपके यहाँ लोग बैठे हुए हुकूमत में, वो तो सरकारी टीवी पे बैठ के उसको खुदा न खास्ता उसके ईमान को क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे हाफिज हमदुल्ला साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। हाफिज साहब की वफादारी के ऊपर या हुब्बुल वतनी के ऊपर कोई शख्स उस पर शक कर सकता है? इनका अपना बेटा गाजी है, फौज में है इनका बेटा, लेकिन इनके हवाले
से कहा गया कि ये पाकिस्तानी नहीं है। तो ये सियासत में नहीं होना चाहिए। हाफिज साहब से आपको इख्तलाफ हो सकता है, किसी और से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस नहज पे चीजें नहीं जानी चाहिए और किसी तरफ से नहीं जानी चाहिए। हाफिज साहब, ये गुफ्तगू जो आपने सुनी, मेरे ख्याल में अतर साहब बड़ा एक पर्टिनेंट पॉइंट जो है वो रेज कर रहे हैं। इस सारे मामले के अंदर ये भी हकीकत है कि मौलाना फजलुर रहमान भी इमरान खान साहब के हवाले से इस किस्म के अलकाबात नवाजते रहते हैं उन्हें कि जनाब इजरायली एजेंट हैं और ये जनाब वहाँ से जो है ऑपरेट होते हैं। आखिर ये सियासत क्यों नहीं ख़त्म हो सकती? सर, आप तो खुद भी इस चीज़ के विक्टिम रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब। इस बात से तो मेरे ख्याल में कोई इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता कि गद्दारी और वफादारी का सर्टिफिकेट की बुनियादी तौर पर अथॉरिटी कौन है? क्या मैं हूँ? न मैं अथॉरिटी हूँ, न आप अथॉरिटी है, न कोई सियासी क़ियादत अथॉरिटी है कि वो हर चौक और चौराहे पे खड़े हो कि ये कहे कि फ़लान गद्दार है और फ़लान गद्दार नहीं है, फ़लान मुहिब वतन है और फ़लान मुहिब वतन नहीं है। इस बुनियादी उसूल से तो सबका इत्तेफाक है, इससे कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली तौर पर सियासी मैदान में, सियासी उखाड़े में देखें तो फिर हमेशा डिक्टेटरों ने सियासतदानों पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए हैं और गद्दारी और बगावत के मुकदमात उन्होंने कायम किए हैं। तारीख़ बड़ी पड़ी है, यानी फ़ातिमा जिन्ना को भी माफ़ नहीं किया गया। अब आइए, रिसेंटली मैं आपके सामने हूँ, मैं तनकीद करता रहा लेकिन मेरी शरीयत ख़त्म कर दी गई। क्यों ख़त्म कर दी गई? एक बहुत लंबी इसका पस मंज़र है। जहाँ तक गद्दारी के मुकदमात, गुज़िश्ता हुकूमत में जमीयत उलमा इस्लाम की एक मातहत तंजीम है, तंजीम अंसारुल इस्लाम। PTI की हुकूमत में बाकायदा कैबिनेट से में मंजूर हो के तंजीम अंसारुल इस्लाम ये RSS जैसी तंजीम है और उसके साथ उनको नती किया गया और जमीयत उलमा इस्लाम को पता नहीं है किसके साथ नती किया और पाबंदी लगाई गई। और आपको मालूम है, आप मीडिया आप दिखाते हैं, आपके चैनल्स के तंजीम अंसारुल इस्लाम अभी ये सैलाब में या फ्लड में कितनी खिदमत वो करते रहे आम इंसानियत की, जो सैलाब से मुतासरीन इलाके और लोग हैं सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में। अब आइए इस बात पर, आपने मौलाना साहब की बात की कि मौलाना साहब खान साहब पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं बैरूनी एजेंट के या ये वो। चंद सवालात है, उस सवालात का जवाब देना ज़रूरी है। मसलन हमारा ये एतराज़ है कि खान साहब ने IMF, स्टेट बैंक IMF के हवाले किया। क्यों किया? IMF किसका इदारा है? ज़ैली। नंबर 2, CPEC को क्यों रोक के रखा? CPEC पर काम। तीसरी, क्या CPEC पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट थे वो IMF के हवाले नहीं किया गया इमरान खान की हुकूमत में? क्या ये रियासत से वफादारी की अलामत है? चौथी बात, क्या अभिनंदन को हवाले नहीं किया गया 24 घंटे के अंदर? किसकी दबाव में? क्यों किया? कलभूषण के लिए बाकायदा उनको रियायत देने के लिए, NRO देने के लिए क्या पार्लियामेंट में कानून साजी नहीं हुई? किसकी दबाव में, किसकी खुशी के लिए? आपने इसराइल की बात की, वज़ीफ़ाखोर की बात की मेरे भाई ने। आपके PTI के रुकन पार्लियामेंट खातून ने कौमी असम्बली में खड़े हो के ये नहीं कहा कि बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा यहूदियों और इसराइल के हवाले कर दे, फिर अमन आएगा मशरिक़ी वस्ता में, ऊपरी दुनिया में। अच्छा हाफिज साहब, माज़रत के साथ, मैं एक दो मिसाल के साथ ये जितने पॉइंट्स भी आपने रेज किए हैं, सर टाइम की जरा कमी है, जल्दी अपना पॉइंट कंप्लीट कीजिए। एक दो जुमले। UN सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को वोट किसने दिया? इमरान खान की हुकूमत ने। नरेंद्र मोदी की कामयाबी के लिए दुआएं किसने की? कश्मीर उनकी हुकूमत ने नरेंद्र मोदी के हाथों में क्यों दिया गया? अब ये इतनी लंबी फहरिस्त है, अगर मैं वो फहरिस्त आपके सामने रखूं तो ये तमाम चीज़ें दलालत करती है इस बात पर कि ये शख्स, पाकिस्तान इनका एजेंडा नहीं है, न पाकिस्तान की मईशत। आप बताइए, जो आज से 2 हफ्ते पहले शौकत तरीन जो साबिका वज़ीर ख़जाना है, उन्होंने 2 सूबों के वज़राए ख़जाना को क्या कहा IMF के हवाले से? कि लेटर लिखे
बाढ़ में जाए रियासत पाकिस्तान, असल सियासत इमरान खान की है। तो ये अपनी सियासत बचाने की बात तो करते हैं, लेकिन रियासत की तहफ़्फ़ुज़ और बचाने की बात नहीं करते। ये मिसालें, ये शवाहिद सारे आपके सामने हैं। इस सिलसिले में आप मुझे बताइए, एक तरफ मईशत पर गोलाबारी, दूसरी तरफ जर्नल्स, ये मुहिब वतन है और ये मुहिब वतन नहीं है। अगर मैं हुकूमत में नहीं हूँ तो फौज तबाह हो जाएगी, अगर मैं हुकूमत में नहीं हूँ तो पाकिस्तान खुदा न ख्वास्ता 3 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा, अगर मैं हुकूमत में नहीं हूँ तो इटमी असासे गैर महफूज रहेंगे। ये किस किस्म की बयानात है? ठीक है सर, पॉइंट क्या आ गया सर मंसूर खान साहब आप ये कह सकते हैं? मैं कह सकता हूँ, कोई और कह सकता है? ये सर आपका पॉइंट आ गया, लेकिन हाफिज साहब चले मैं आगे चलता हूँ। हिना भट्ट साहिबा, ये जो कुछ भी इन्होंने गुफ्तगू की है अभी, हाफिज साहब ने जो इन्होंने पॉइंट्स रेज किए हैं, अगर इस तरह के पॉइंट्स रेज करने के ऊपर आ जाएं तो फिर इमरान खान साहब भी अपने पॉइंट्स रेज करते हैं और वो अक्सर आप लोगों के बारे में ये कहते हैं कि जनाब, अब मिसाल के तौर पे आज ही एक तस्वीर आई हुई है जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बाइडन के साथ मुलाकात कर रहे हैं। वही जो बाइडन जो है इमरान खान साहब को फ़ोन तक नहीं करता था, तो फिर इमरान खान साहब भी हक बजाने पे हो गए ये कहने के लिए कि जनाब देखें, मेरे साथ तो ये बात नहीं करते थे और जब मैं कहता था ये अमरीकी साजिश से ये हुकूमत आई है तो फिर ये वैलिड है, फिर इनके लिए भी अगर मैं गद्दार का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो ठीक करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, हाफिज़ हम्दुल्लाह साहब ने एक बड़ी अच्छी डिस्कशन की और उन्होंने पूछा कि गद्दार डिफ़ाइन करने के लिए या मुहिब वतन बताने के लिए अथॉरिटी कौन है। तो हाफिज़ हम्दुल्लाह साहब, आपको पता है कि एक ऑडियो लीक आई थी जिसमें बुशरा बीबी अरसलान बेटे को कॉल करके कह रही थी कि जो भी हमारे पे तनकीद करे तो उनको गद्दार कह दो। तो सबसे पहले तो मैं बताऊँ अथॉरिटी PTI में कौन है। मैं आपको भी बताती हूँ, अभी आपकी उस बात भी करूँगी। मेरा अभी ट्रिप था जनीवा का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और मैं वहाँ गई एज अ यंग ग्लोबल लीडर। और वहाँ PTI ने उन दिनों में मेरी एक 2 साल पहले की तस्वीर शेयर की, जो जिम बैंक्स एक सेनेटर है US का, और लिख दिया कि ये इजरायली एजेंट से मुलाकात कर रही है। और मुझे उसको 2 दिन लगे फायर फाइटिंग करने के लिए। सो द व्हाट हैपेंस इज कि इनको लगता है कि ये यहाँ बैठ के PTI वाले आर ऑन द अथॉरिटी कि जिस मर्जी को चाहे ये गद्दार कह दें, जिस मर्जी के खिलाफ ये फेक प्रोपेगेंडा कर दें, और हम इनकी फायर फाइटिंग में लग जाते हैं। तो अथॉरिटी तो आई थिंक PTI वालों ने बुशरा बीबी को दी थी कि जो भी या अरसलान बेटे को दी थी कि जो भी इनके ऊपर तनकीद करे ना उसको आप गद्दार कह दें। दूसरी बात ये मैं अब शीरी मज़ारी से कनेक्ट करूँगी। देखिए, शीरी मज़ारी ने बिल्कुल कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आपको पता है कि पंजाब में भी चंद दिन पहले इनकी मीटिंग हुई PTI की कोर कमेटी, और 170 पीपल वर इनवाइटेड, ओनली 156 केम। एंड अ लॉट ऑफ PTI पीपल इन पंजाब, उनकी रेजर्वेशंस क्या हैं? क्योंकि इमरान खान की एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया, इमरान खान का जो ये इस तरह की गद्दारी से लिंक करना, दोज पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। तो शीरी मज़ारी साहिबा, आपने बिल्कुल सही कहा। हिना साहिबा, इस किस्म का शेयर तो सारी जमातों में होता है, आपकी अपनी जमात में भी था। चौधरी निसार साहब आप लोगों से क्यों अलग हुए? चौधरी निसार साहब ने सिर्फ एक यही वजह थी कि जनाब वो आप लोगों के जो उस वक्त आप लोग जब एंटी इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को शो करते थे तो उस वक्त चौधरी निसार साहब उससे खुश नहीं थे। हर बंदे की अपनी मर्जी होती है। ये देखिए, ऑब्वियसली एवरीवन हैज़ अ ओपिनियन, बट आई पर्सनली फील कि हमने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने या मरियम बीबी ने एक बात की थी कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए। हमने अदारों को अटैक नहीं किया, हमने एक सर्टन बात की थी, और जैसी वो न्यूट्रल हुई और ये चीज़ें हमारी सक्सेस थी तो इमरान खान साहब को प्रॉब्लम होगी। और वही चीज़ें अब मैं देखूं कि जब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आया था तो ये इलेक्शन कमीशन पे भी अटैक नहीं करते थे, सिकंदर सुल्तान को इन्होंने खुद चूज़ किया था, इसी तरह अदालतों में भी नहीं करते थे और ना ही इस्टेब्लिशमेंट पे करते। एज सून एज, ये आपने अपनी शो के स्टार्ट पे भी कहा, एज सून एज इनकी हुकूमत ख़त्म हुई और उन्होंने देखा कि अब मेरे पास हुकूमत नहीं है, द पावर टू गेन the power again, he started attacking the establishment। आपने इलेक्शन कमीशन को देख लिया और बाकी सारे अदारों को। लेकिन एक बात इनकी सही है जो अभी आपने स्टार्ट की शीरी मज़ारी से, कि PTI का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये गिरबान पकड़ते हैं और फिर जब डर जाते हैं ना तो लेट भी जाते हैं। तो अभी आपने देखा कि यूटर्न मास्टर इमरान खान साहब, शीरी मज़ारी साहिबा, ये सारे हैं, क्योंकि आते हैं, जैसे अभी आपने अदालत के फैसलों को हम सब बड़े ऑनर करते हैं और वो कहते हैं, लेकिन मैं यही कहूँ, कहते हैं कि इंसाफ का तराजू, जैसे कहते हैं ना, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस शुड बी द सेम। अगर इल्ज़ाम सेम है तो उसकी सज़ा भी सेम होनी चाहिए। तो बस ये क्वेश्चन है, और मैं ये कहती हूँ एक नहीं 2 पाकिस्तान,
एक नहीं दो, क्या एक पाकिस्तान? अगर पाकिस्तान एक है तो PMLN के लिए फर्क पाकिस्तान ना और PTI के लिए फर्क पाकिस्तान ना हो, PMLN के तीन रहनुमाओं के लिए फर्क डिसीजंस ना हो और इमरान खान के लिए फर्क डिसीजन। इस पे नाज़रीन मजीद बात करते हैं। इमरान खान साहब की जो कॉल है अब जरा उसके बारे में भी डिस्कस करें और साथ ही साथ इसहाक डार साहब की वापसी, आखिर मुस्लिम लीग नून ये फैसला क्यों कर रही है? क्या मिफ्ता इस्माइल साहब एक कामयाब वजीर खजाना नहीं थे? मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब कुछ बात करते हैं इसहाक डार साहब के हवाले से। इसहाक डार साहब को आज कोर्ट से एक ये रिलीफ मिला कि उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि उन्हें वापसी के ऊपर गिरफ्तार ना किया जाए और 7 अक्टूबर तक की मोहलत दे दी गई है कि कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए। और यही बाज़गश्त है इस वक्त सियासी हलकों में कि जैसे ही वो वापस आएंगे तो वजारत ख़जाना का कलमदान उनके हवाले किया जाएगा। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई है? हिना परवेज़ भट्ट साहब, इसका मतलब है कि मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में जो अवाम का गुस्सा था वो फिर जायज़ था कि जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, अवाम को वो रिलीफ देने में नाकाम रहे हैं। मंसूर, पहली तो बात ये सही है कि जो वारंट गिरफ्तारी आज कोर्ट ने रिलीफ दिया वो यही रीज़न था कि इसहाक डार साहब ने कहा था कि इससे पहले उनकी तबीयत ख़राब थी और डॉक्टर्स ने उनको अलाउ नहीं किया और अब उनने, आपने शायद देखा भी होगा, उनका बयान आया कि डॉक्टर्स ने उनको अलाउ कर दिया। तो बिल्कुल आएंगे, जो उनके केसेस हैं उनको करेंगे। लेकिन आई थिंक पर्सनली, मुझे नहीं पता, पार्टी का भी पॉइंट ऑफ व्यू ये सामने नहीं आया कि इसहाक डार साहब आते साथ फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएंगे। लेकिन आई थिंक कि अ लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग up to it because आपने देखा कि इसहाक डार साहब की परफॉर्मेंस, मिफ्ता साहब के ऊपर वो 6 महीने की वो है ना बार है, 6 महीने से ज़्यादा अगर इफ़ ही डजंट गेट इलेक्टेड एज अ MNA या सेनेटर तो फिर उनको वो विकेट करनी पड़ेगी। देखिए, मुझे लगता है पर्सनली, आई डोंट नो, यू विल हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, बिकॉज इसहाक डार के साथ ना डायरेक्टली लोग लिंक करते हैं कि डॉलर की प्राइस भी कम हो जाएगी, मईशत भी बेहतर हो जाएगी। उनको लगता है कि ओवरऑल इकोनॉमी में बहुत फ़ायदा होएगा। तो आई थिंक क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस रही है एंड अ लॉट ऑफ पीपल लुक अप टू हिम इन दैट रिगार्ड, सो आई थिंक दिस इज़ बीइंग एंटिसिपेटेड एंड अ लॉट ऑफ पीपल इन द पार्टी फील दैट इसहाक डार शुड कम एंड टेक ओवर द फाइनेंस मिनिस्ट्री। बट आई डोंट नो, ये मैं आपको पर्सनल ओपिनियन दे रही हूँ, पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आया। लेकिन ठीक है, अच्छा अतर साहब, ये मुस्लिम लीग नून की खामख्याली है या ये जो बात कह रहे हैं कि जनाब डार साहब आ जाएंगे और फिर देख लीजिएगा, बहुत से लोग ये समझते हैं कि उनकी वजह से हालात बड़े बेहतर हो जाएंगे, ये बिल्कुल एक उसी किस्म का फॉर्मूला है या उसी किस्म का थॉट प्रोसेस है जो शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी यही सोचा जाता था कि जी बड़े ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बड़ा कमाल करते हैं और जब ये आ जाएंगे और ये पाकिस्तान को संभाल लेंगे तो सब कुछ जो है वो बड़ी जल्दी ठीक हो जाएगा। क्या इनकी खामख्याली है या आपके ख्याल में ये अगर ये सोच रहे हैं कि इसहाक डार साहब को ये वजारत ख़जाना दी जाए तो ये काम कर सकता है ये फॉर्मूला? देखिए, पहले तो छोटा सा मैं कमेंट करना चाहूंगा कि जो शुरू में हमने गद्दार वाली बात की, इस यहाँ पे भी जो डिस्कशन हुई उससे आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि ये किस हद तक और कितनी छोटी या कितना बड़ा ये मसला और किस किस सियासी जमात में है। तो ये ओवरऑल हमारा एक सियासी कल्चर है। दूसरी, जहां तक इसहाक डार साहब की बात है, उनको डॉक्टर्स ने इजाजत दे दी है। ये डॉक्टर भी मेरे ख्याल में इंतजार करते रहे काफी अरसा और डॉक्टर्स ने फैसला किया है कि उनको इजाजत दे दी जाए और वो आ रहे हैं। वैसे तो हमने जुलाई में भी खबर दे दी थी कि वो आ रहे हैं और उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि मुझे इजाजत मिल गई है, लेकिन पीछे से जो है इमरान खान साहब ने किसी हकीम के जरिए वो हुकूमत गिरा दी थी पंजाब की, तो वो उस वक्त फिर डॉक्टर्स दोबारा बैठ गए थे मुशावरत करने के अब क्या किया जाए। तो अब मेरे ख्याल में डॉक्टर्स ने उनको इजाजत तो दे दी है। अब ये कहा जाता है कि कोई मैजिक बुलेट है इसहाक डार साहब के पास, वो आएंगे और सब कुछ चेंज कर देंगे। मंसूर भाई देखें, जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी तो डार साहब और दीगर लोग जो हैं वो तनकीद क्या करते थे इमरान खान के ऊपर कि जनाब ये बड़ी नाअहल हुकूमत है, इनको फौरन IMF के पास चला जाना चाहिए था। इसलिए कि उनको पता था कि हम इकोनॉमी को किस हालत में छोड़ के गए हैं कि अगर जो नई हुकूमत आएगी उसको IMF के पास जाना पड़ेगा। या तो होता ना कि इमरान खान साहब जब आते तो ना IMF के पास जाने की जरूरत होती, खजाना भरा होता, तो हम कहते कि डार साहब ये सारी चीजें छोड़ के गए थे। यहाँ पे एक शख्स जो फर्दे वाहिद कोई चेंज नहीं कर सकता। हुकूमत की एक मौशी पॉलिसी होती है, यहाँ पे मिफ्ता इस्माइल साहब को स्केपगोट बनाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत की जो नाकामियां हैं उनका सारा मलबा मिफ्ता साहब के ऊपर डाला जा रहा है और अब ये एक नई चीज लाई जा रही है कि इसहाक डार साहब आएंगे और वो चीजों को संभाल लेंगे। जब वो आएंगे, मेरी दुआ है कि वो आए और संभालें, इसलिए कि अगर वो संभालेंगे तो उससे पाकिस्तान का फायदा होगा, मेरा फायदा होगा, आपका फायदा होगा, करोड़ों आवाम का फायदा होगा। लेकिन ये मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा।
हिना साहिबा कुछ कहना चाह रही, फिर अब मैं ये आपने बिल्कुल सही कहा कि इसहाक डार साहब आएंगे तो लाखों करोड़ों लोगों का फ़ायदा होएगा। मैं बस ये पॉइंट ऐड करना चाह रही थी कि आपने शहबाज शरीफ साहब की बात की कि शहबाज शरीफ जिस तरह मैजिक बुलेट की, तो आज आपने जिस तरह जो बाइडन से स्टार्ट किया, ये इमरान खान साहब कहते थे कि फ़ॉरेन पॉलिसी हमारी बेस्ट है, लेकिन जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने इन द लास्ट, उनको क्रिटिसिज्म भी हुआ लेकिन सैलाब के लिए काम किया, आज UNDP ने भी कहा कि कर्जे माफ़ होने चाहिए, तो आई थिंक इसको हमें क्रेडिबिलिटी देनी चाहिए शहबाज शरीफ साहब को। दूसरी बात, मिफ्ता इस्माइल साहब को हम स्केपगोट नहीं बना रहे। मिफ्ता इस्माइल साहब ने बिल्कुल, हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए आप लोगों ने स्टेट बैंक पे जिसकी जितने कोई पैसे भी नहीं छोड़ के, अजहर साहब तो सॉरी जर्नलिस्ट हैं, ही डजंट बिलोंग टू PTI बट ऑब्वियसली ही रिप्रेजेंट्स हिम मोस्टली ऑन द टॉक शो, बट मिफ्ता इस्माइल साहब ने ज़रूर PTI की 3.5 सालों की बुरी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है उनको फेस किया, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए हाफिज साहब ये जो कुछ भी हो रहा है किसी भी हुकूमत के लिए, अगर उसे अपने पहले साल में अपना वजीर खजाना तब्दील करना पड़े, जब ये काम इमरान खान साहब ने किया था, असद उमर साहब को हटाया गया था, हमने उस वक्त भी तनकीद की थी, और इससे पता लगता है कि आपकी प्लानिंग का कितना बड़ा फुकदान है। आप खुद भी इस हुकूमत का हिस्सा हैं, तो अगर एक वजीर, छोटी सी मंसूर भाई एक चीज में एक वन लाइनर सिर्फ ऐड करूंगा, जो हिना परवेज भट्ट साहिबा ने कहा कि अतर साहब PTI को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इनकी राय का मैं एहतराम करता हूं, आपको तो पूरे चैनल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको तो कोई मसला ही नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद आप लोग बयानियां नहीं बना पा रहे, तो सोचने की जरूरत है, चैनल साफियों इनके टारगेट करने के बजाय आवाम की तरफ तवज्जो दें, तो बहुत सारे मसाइल। ARY की बात कर रहे हैं, भूल गए आप किसी और चैनल की बात करें जो एक पार्टी के प्रोपेगेंडा को प्रमोट कर रहा था, जिसने शहबाज गिल के प्रोपेगेंडा को पूरा दिखाया ऑन एयर, तो मुझे नहीं लगता आप सही बात कर। अच्छा, मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि आप दोनों की नेम कॉलिंग से या ब्रांडिंग से जो है वो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अतर काज़मी साहब जो हैं वो एक सहाफ़ी हैं, और बतौर सहाफ़ी उनको किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, ना मेरे सर्टिफिकेट की, ना किसी और के सर्टिफिकेट की, और कौन सा चैनल किस तरह परफॉर्म कर रहा है, मेरे ख्याल में एक चैनल के ऊपर बैठ के किसी दूसरे चैनल की बुराई ना की जाए, तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर होगा। मेरे ख्याल में आगे चलते हैं, डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। हाफिज अब्दुल्ला साहब, मैं बात कर रहा था कि पहले साल के अंदर CNN की बात कर रहा था, CNN और BBC की बात कर रहा था, वो मुतासिर है इनसे, मैं आपने किसी पाकिस्तानी चैनल की बात नहीं की। वो अच्छी खबरें देते हैं पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि शहबाज शरीफ वजीर आजम है। अच्छा, मुझे इजाजत इसलिए कि हिना साहिबा ने बात ही जिनीवा से शुरू की थी, उसके बाद इंग्लिश भी बीच में बोली जो मुझे समझ भी नहीं आई, इसलिए कि हम तो देसी लोग हैं, तो इस वजह से मैं वो इंटरनेशनल उस माहौल में बात कर रहा था। प्लीज ये आलिया हमजा को भी समझा दे, वो मेरे साथ शोज पे बैठ के क्लाइमेट चेंज की स्पेलिंग पूछ रही होती है। मुझे आप इजाजत दीजिए, मैं आगे चलूं। मैं हाफिज अब्दुल्ला साहब से जरा एक सीरियस सवाल कर लूं। हाफिज साहब, मैं ये बात कर रहा था कि पहले साल के अंदर अगर वजीर खजाना तब्दील हो रहा हो, आपकी काबीना 72 रुकनी ऑलरेडी बन चुकी हो, डॉलर का रेट जो है वो 240 से भी अब ऊपर जा चुका हो, ऐसी सूरत हाल में अगर इमरान खान साहब इस्लामाबाद की कॉल देते हैं, तो लोग सर फिर हक बजानिब नहीं होंगे इस एहतजाज को ज्वाइन करने में? देखिए मंसूर अली खान साहब, एक बुनियादी आइनी और जमहूरी हक है एहतजाज करना हर सियासी पार्टी और हर सियासी क़यादत और वर्कर की। इमरान खान साहब ने जैसे इक़्तिदार से फारिग हुए हैं, तकरीबन इनके बकौल 50 जलसे कहते हैं कि हमने 5 महीने में किए हैं। इन 50 जलसों में उन्होंने रियासत की कितनी खिदमत की और नुमाइंदगी की, रियासत को रिप्रेजेंट किया। हालांकि अपोजिशन में हो या हुकूमत में, ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आवाम की नुमाइंदगी करे और तर्जुमानी करे, और रियासत की नुमाइंदगी और तर्जुमानी करे। दोनों सूरतों में आवाम की मजबूती में रियासत की मजबूती है, रियासत की मजबूती में आवाम की मजबूती है। ये आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कहाँ तक उन्होंने 2 चीज़ों को निशाना बनाया है, माशी लाइन को, रियासत की माशी लाइन को, और रियासत की दिफाई लाइन को। दिफाई लाइन आप ख़ुद देखिए, एक जर्नल 5 का पैनल, कोई मुहिब वतन है, कौन मुहिब वतन नहीं है, ये आप इससे अंदाज़ा लगाइए। माशी लाइन, शौकत तरीन की ऑडियो आपके सामने है। माशी लाइन इसलिए कि सियासी अदमी इस्तेहकाम का बुनियादी वजह इमरान खान खुद है। अब आइए इस्लामाबाद पर उनका आना, अगर वो इस्लामाबाद में पुरअमन माहौल में आएंगे, एहतजाज करेंगे, जलसा करेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इसमें कोई कबाहत नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम ने भी मार्च की, वो 14 दिन बैठे रहे, फिर 4 दिन बैठे रहे, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन वैसे हाफिज साहब, इमरान खान, हाफिज साहब वैसे आप इस बात की तारीफ करेंगे कि जब आप लोगों ने धरना देने का प्रोग्राम बनाया था इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में या इस्लामाबाद के बाहर आप जब बैठे हुए थे वहाँ पे, तो इमरान खान साहब की हुकूमत की जानिब से भी कोई रोक टोक नहीं हुई थी?
देखिए वो रोक टोक इसलिए नहीं हुई कि हमने कोई बदअमनी का माहौल पैदा नहीं किया ना। कराची से हमारा मार्च शुरू हुआ, 5 दिन में या 3 दिन में हम पहुंचे इस्लामाबाद। पूरी रास्ते में न कोई पत्ता गिरा न कोई गमला टूटा। लेकिन आप इमरान खान की रिकॉर्ड देखिए, 126 दिन के धरने में 14 अगस्त की रात जब वो निकले, 14 अगस्त और 15 अगस्त के दरमियान या 15 और 16 अगस्त के दरमियान जो आपका आज़ादी का दिन है और आज़ादी की रात है, जश्न की रात है, दुनिया देख रही है, उन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया, पीटीवी सेंटर पे हमला किया और सुप्रीम कोर्ट को दुबिगाट बनाया गया और बाकायदा पुलिस ऑफिसर को ज़दोकोब किया गया। पुलिस स्टेशन पे हमले हुए, 7 नाफरमानी का ऐलान हुआ, जलाओ गिराओ मारो और मरो के नारे, कब्रें खोदी गई, बिल गैस और बिजली की बिल जला दिए गए। क्या नहीं हुआ? आप मुझे बताइए, अगर इस किस्म के एहतजाज, इसको आप जमहूरियत कहते हैं? न ये जिहाद है, न ये जमहूरियत है, न ये सियासत है, इसको हम सियासी दहशतगर्दी कह सकते हैं। और 25 मई में आप देखिए, 25 मई में इमरान खान लीड करते हैं 2 सूबे गिलगित और खैबर पख्तूनख्वा समेत, वज़ीर आला समेत फोर्स, यानी फोर्स रियासत की है, रियासत के खिलाफ उठ खड़ी है और हमला आवर है। कहाँ? कैपिटल पर, इस्लामाबाद पर। क्या हुआ? वो भी सारी चीजें आपके साथ आग लगाया गया पूरी इस्लामाबाद में। हाफिज साहब, अगर इस किस्म का एहतजाज वो करते हैं, लफ्ज किस तरह कहेंगे? हाफिज साहब, आप उसे हमले का लफ्ज किस तरह कहेंगे? अगर एक एहतजाज करने के लिए वो आ रहे हैं, आप उसे हमले का लफ्ज किस तरह कहेंगे? वो किस तरह नहीं कहेंगे जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि आप F9 पार्क है या कौन सा, आप वहां तक आ सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट या रिमार्क्स ये था, लेकिन ये खुद कह रहे हैं कि नहीं, हमने डी चौक जाना है। तो डी चौक में पहुंच के आपने क्या करना है? आपका माजी सामने रखते हुए आप क्या करेंगे? वो किस मकसद के लिए आप आ रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है और आपका कहना यह है, वो रिकॉर्ड पर मौजूद है तमाम चीज़ें। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मंसूर अली खान साहब कि इनका माजी देख के फिर आगे आप फैसला कर सकते हैं। अगर ये पुरअमन माहौल में आते हैं, पुरअमन एहतजाज करते हैं, बिल्कुल हम वेलकम करेंगे। लेकिन अगर वो कानून हाथ में लेते हैं, अगर वो धमकियां देते हैं, धमकियां देते हैं, जैसे कि जज साहिबा को धमकियां दी, आपको नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा, देख लूंगा, या इस किस्म की और इश्तियाल पैदा करने की कोशिश करेंगे, फिर तो मेरे ख्याल में कानून हरकत में आएगी, कानून खुद उसकी गिरफ्त करेगी, रियासत उसको माफ नहीं करेगी। रियासत उनको इजाजत नहीं देगी कि वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करे, इस्लामाबाद की आवाम पर चढ़ाई करे। ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस्लामाबाद को भी सेफ रखे और आवाम को भी सेफ रखे। पुरअमन एहतजाज करना है, उसमें कोई कबाहत नहीं है। इजाज़त दीजिएगा हिना साहिबा, लेकिन यहाँ पे जब बात धमकियों की आती है, यहाँ पे इंतशार की आती है, तो राना सनाउल्लाह साहब भी बड़े सख्त स्टेटमेंट्स दे चुके हैं इमरान खान साहब के बारे में कि वो आए तो सही, हम उनको देख लेंगे। ये इंतशार का जो माहौल है, हुकूमत का तो एक काम होता है कि चीज़ों को पुरअमन रखा जाए, उसको इस इंतशार की साइड पे ना ले जाया जाए। 25 तारीख को भी जो कुछ हुआ, वो ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी के साथ जो कुछ हुआ, वो सारे मनाजिर जो हैं वो आज तक लोगों की नज़रों के सामने हैं। तो हुकूमत के लिए बेहतर नहीं है कि इसका पुरअमन कोई तरीक़ाकार निकाला जाए? देखिए, हर शहरी का 100% राइट है कि पीसफुल प्रोटेस्ट करे, पहली चीज़। लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क आता है कि इमरान खान का क्या एजेंडा है, मुल्क में इंतशार और एनार्की फैलाना। अब आप मुझे बताएं कि वो स्टेटमेंट शेख रशीद की ऑन रिकॉर्ड है कि खूनी मार्च होएगी। इमरान खान की ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि मेरे लोगों के पास एम्यूनिशन है। तो मुझे और आपको भी पता है कि जिस तरह इन्होंने पुलिस के ऊपर अटैक किया था ऑन द सेम डे बिफोर लीविंग। तो क्वेश्चन मार्क यही है कि हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने बिल्कुल क्लियरली बात की एक इनकी हिस्ट्री है। आपने इनके 2014 के धरने में देखा, इन्होंने पीटीवी पे, पार्लियामेंट पे कैसे अटैक किया, इन्होंने पीएम हाउस पे कैसे अटैक किया, वो इनकी हिस्ट्री है। दूसरी बात, 25 मई की अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा था कि हिस्ट्री आप लोगों की भी सुप्रीम कोर्ट पे हमले की है, लेकिन उसके बाद जब आपने बिलावल भुट्टो के साथ मिलकर आप लोगों ने महंगाई मार्च किया था, इमरान खान साहब ने आप लोगों के चले हम हिस्ट्री छोड़ते हैं, हम रीसेंट पास्ट पे आते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपकी हिस्ट्री डिस्कस की। नहीं, मैं वैसे जनरली कह रही हूँ कि देखिए, आप पीसफुल प्रोटेस्ट सारी पार्टीज का 100% राइट है, मैं उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करती। लेकिन ये मैं रीसेंट हिस्ट्री पे आती हूँ। रीसेंट अभी प्रेजेंट 25 मई को, जब ये बिल्कुल 25 मई को जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने रेड जोन में नहीं जाना, तो इमरान खान साहब ने क्या किया? अपने लोगों को कॉल दे दी रेड जोन। 23 और 24 की रात को जो कुछ किया था
उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले क्या हुआ था? नहीं, उससे पहले आपको याद नहीं है कि पुलिस की कांस्टेबल पे अटैक हुआ था? वो क्या कर रहा था? जान गई थी। नहीं, वो गलत था। वो नहीं कुछ कर रहा था। वो गलत था। वो कुछ नहीं कर रहा था। इनके लोग, मैं आपको अब आप अगर आईबी और प्रॉपर रिपोर्ट्स दें और राना सनाउल्लाह से लें, उन्होंने जो रिपोर्ट्स उनके सामने आई, इनके पास एम्यूनेशन थी, इन्होंने पूरा टारगेट किया हुआ था, इनने इंतशार फैलाना था और आपने देखा कि इन्होंने किस तरह दरख्त जलाए, इन्होंने किस तरह अटैक किया। तो मैं बेसिकली कहती हूँ पीसफुल प्रोटेस्ट आप करें, लेकिन आप एनार्की फैला नहीं सकते मुल्क में, ना इंतशार। एक और चीज़ मुझे बस पॉइंट, ये बात जो दुरुस्त है ना कि इमरान खान साहब की एक माफिया की तरह या ब्लैकमेलर की तरह ये काम करते हैं। अब देखिए, बिल्कुल इन्होंने अपॉलॉजी की, लेकिन अगर मगर की अपॉलॉजी। जज ज़ेबा को इन्होंने आके धमकी दे दी और अपना मैसेज कन्वे कर दिया, ब्लैकमेल कर दिया, लेकिन फिर अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी नहीं मांगी और अगर मगर की अपॉलॉजी की। केस किस अभी तौहीन अदालत का है ना, तौहीन अदालत का केस है ना। अदालत अगर ये समझ रही है कि मेरी जो तौहीन की गई थी, आई एम सेटिस्फाइड, ठीक है, तो जब मियाँ बीवी राजी तो सब कुछ ही इस मामले में करेगा काजी। उन्होंने कहा कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी। इमरान खान ने अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं कहा, उन्होंने कहा अगर। सो लेट्स सी अभी फैसला आना है। दूसरी बात, ऑर्डर में आया कि जो कुछ कहा गया है हम उससे सेटिस्फाइड। चले लेट्स सी, हम ऑर्डर में कहा है ना, कोर्ट ने। हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि सेम होना चाहिए जिस तरह जो तो क्रिमिनल अगर तौहीन अदालत लगी थी निहाल हाशमी शाह पे भी और उनका एक फैसला आया था, तो इमरान खान के ऊपर भी अगर सेम इल्ज़ाम लगे तो उसका भी फैसला सेम होना चाहिए। लेकिन लेट्स सी, अदालतों के सारे फैसलों को हम 100% इंडोर्स करते हैं, कबूल करते हैं, ऐसी बात है। लेकिन मैं बात ये कह रही हूँ कि ब्लैकमेलिंग करनी, अभी देख लें, ये आते हैं टीवी पे, धमकियाँ देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, ये इंतशार फैलाने की बात करते हैं। अभी ये इतनी तैयारी थी, 25 मई को इनका बयान था कि ओ हो हम बहुत तैयार हैं, अभी आके कह रहे हैं हमारी तैयारी नहीं है, अभी आके इन्होंने डेट नहीं अनाउंस की, अभी कह रहे हैं हमारी तंजीम साजी होनी है। तो इनके पास तो लोगों ने निकलना ही नहीं है। और जो बात मैंने आपको शुरू में की कि इनकी अपनी पार्टी इनके ये इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयान को सपोर्ट नहीं कर रही, इनके पंजाब के लोग सपोर्ट नहीं करे, इनके एलाइज सपोर्ट नहीं करे, पीटीआई के अपने लोग नहीं सपोर्ट करे। और आपको 100% इनकी तैयारी नहीं है। साहब, आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये वाकई ये प्रॉब्लम है कि जिस किस्म का बयानिया इमरान खान साहब लेके चल रहे हैं, चंद लोग पार्टी के अंदर उनसे कंफर्टेबल नहीं है। और क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि इमरान खान साहब ने खुद भी कहा कि मैं जानता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट से कौन राब्ते कर रहा है, मेरी इजाजत के बगैर पार्टी लाइन को अबूर करने की अब आइंदा कोई कोशिश ना करे। तो आप समझते हैं कि प्रॉब्लम एरिया है, मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? अच्छा, तौहीन अदालत के ऊपर छोटा सा कमेंट ऐड करूंगा कि अब यहाँ पे ये किया जा रहा है कि आपने तौहीन अदालत के ऊपर उसको सजा नहीं दी, लिहाजा हम आपकी तौहीन करेंगे। चीफ जस्टिस साहब के ऊपर बेंच फिक्सिंग तक का इल्जाम तो लगा दिया नून लीग ने। तो मेरे ख्याल में जो चीयर लीडर्स हैं ना तौहीन अदालत वाले, वो थोड़े से मुझे कुछ ठीक नहीं लगते, इसलिए कि उनका अपना भी कोई किरदार नहीं करते हैं, पीटीआई वालों की तरह नहीं है। मैंने ये क्लियरली कहा है कि हम रिस्पेक्ट करते हैं, फैसलों पे बात करना हमारा हक है, लेकिन कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करते। जी क्रिटिसाइज, देखिए वो सब कुछ ऑन द रिकॉर्ड है ना, मौजूद है सब कुछ। बेंच फिक्सिंग के हवाले से जो मरियम साहिबा ने फरमाया था वो सबको पता है। एनीवे, मैं दूसरी चीज के ऊपर आता हूं। जो बात हुई कि क्या इमरान खान साहब की जमात के अंदर किसी को इख्तलाफ है, यकीनन हो सकता है। और यहाँ पे ये तासुर भी दिया जाता है और एना साहिबा की बातों से ये तासुर मिला कि जमात तो छोड़े, पूरी कौम ने इमरान खान को रद्द कर दिया। अब इमरान खान की सियासत कितनी नाकाम है मंसूर साहब, उसका अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि हाफिज साहब की जमात और एहनार साहब की जमात इस वक्त एक इत्तेहाद के अंदर है, उसी इत्तेहाद में एएनपी भी है, उसी इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी भी है, और इन सब के मंशूर और नजरियात कितने एक दूसरे से मिलते हैं उसका अंदाजा भी आप लगा लें। तो ये इमरान खान की सियासी नाकामी ही है, तो ये सब लोग इकट्ठे हो गए, तो उसी से आप अंदाजा लगा लें उसकी सियासत कितनी नाकाम है। और एक छोटी सी चीज ऐड करूंगा, एहतजाज की बात हो रही थी, आप भी यहाँ पे होते हैं, आप भी रिपोर्ट करते हैं, बाखबर सहाफी हैं। इमरान खान के 3 साल दौर में मुझे बता दें कि किसी बंदे की, प्राइवेट सिटीजन की पुलिस ने इस तरह गाड़ी तोड़ी हो जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी तोड़ी और दीगर लोगों की गाड़ियां तोड़ी, जिस तरह गुल्लू भट्ट का, बहुत से पीएमएलएन के वर्कर्स की, बहुत से फॉलोअर्स की, 3.5 साल से पीएमएलएन के सारे लोग पॉलिटिकली विक्टिमाइज हुए थे, फेक केसेस बने थे। तो ये बात ना करे, पीएमएलएन के बड़े से लोगों की उन्होंने गाड़ियां भी पकड़ी हैं, उनको मारा भी है, जेलों में भी डाला है। आप मुझे लगता है फॉलो नहीं करते। आप देखें कि पीएमएलएन के, मुझे बाकी हाफिज अब्दुल्ला साहब की जमात के भी होंगे, लेकिन पीएमएलएन के बड़े लोग हैं जिनके घरों पे अटैक भी हुए, जिनको पकड़ के जेलों में भी लेके गए हैं और उनकी कोई 100% वायलेशन हुई है।
हमें मॉडल टाउन के विजुअल्स भी याद हैं, गुल्लू भट्ट वाले, और ये भी याद है। यहाँ तक ये ताल्लुक है, फॉलो नहीं करते, मैं फॉलो करता हूँ आपको, तो मैं ट्विटर पे भी फॉलो करता हूँ। आप मेरी फेवरेट पॉलिटिशियंस हैं और आप पॉलिटिशियन से ही हम लोग सीखते हैं। तो मेरे ख्याल में हम सबको देखना चाहिए, और खुसूसन जो आप लोग हैं जो इक़्तिदार में हैं, आप सबको सोचना चाहिए कि यहाँ पे हम सबका एक दूसरे से इख्तलाफ था, किसी ने किसी से एग्री नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद एक सिविल डिस्कशन हुई है। तो सियासतदान भी आपस में ये सिविल डिस्कशन करें और मुल्क को आगे लेके चलें, चाहे खान साहब हों या आप लोग हों। अतर साहब, मेरा कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अगर सियासतदान दूसरे अपने कलीग्स को या ओपोनेंट्स को गद्दार कहने की कोशिश करने या उनके ऊपर इतनी झूठे प्रोपेगेंडा करें, तो फिर मुश्किल लगता है उनसे बातचीत करना। आपको पता है कि इमरान खान जितनी देर हुकूमत रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं तो इन चोरों से बात ही नहीं करता। ये होती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इस तरह काम नहीं करती। तो हमने इनको बड़ी दफा वो तो कहते हैं ना, चोरों से बात नहीं करता। आप लोग चोर थोड़ी, आप करें उनसे बात, वो चोरों से ना करें, आप लोग करें उनसे बात। जी मंसूर साहब, अब हमने उस्मान बुज़दार, बुशरा बीबी, इमरान खान, फॉरेन फंडिंग चोर, तोशा खान, सबसे बात करना बंद कर दिया। अब हमने कहा है हम चोरों से बात नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया हिना परवेज़ साहब आपका, अतर काज़मी साहब आपका भी, और हाफिज़ अब्दुल्ला साहब आपका भी। असल बात यह है कि चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो या JUIF हो, आपसी इख्तलाफात, एक दूसरे को मुख्तलिफ अलक़ाबात से नवाजना, तू चोर, तू गद्दार, ये चोर नहीं है, मैं गद्दार नहीं हूँ, ये इस किस्म के अल्फाज तो है सियासत में चलते रहेंगे। लेकिन शायद पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को, तमाम सियासतदानों को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि दरवाजे के ऊपर कितनी बड़ी एक मुआशी मुसीबत खड़ी हुई है। और अगर अभी भी इन्होंने अपने इख्तलाफात ना भुलाए तो आखिर में शायद इन लोगों ने सफ़र नहीं करना। सबसे ज़्यादा सफ़र जो करेगा वो एक आम पाकिस्तानी सफ़र करेगा, जिसकी तनख्वाह 25,000 या 20,000 है, जिसने मोटरसाइकिल के ऊपर रोज़ाना काम के ऊपर जाना है। लेकिन इससे पहले अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म करेंगे तो तभी मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।